हाय एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ रिकर्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, हमने जाना था कि रिकर्शन कैसे काम करता है और हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी उसकी सॉल्व करके देखी थी कि एटलीस्ट बेसिक प्रॉब्लम पे रिकर्शन कैसे वर्क कर रहा होता है। और उसके हमने ट्री पैटर्न भी बना के देखा था कि इंटरनली रिकर्शन किस तरीके से कॉल स्टैक बनाता है, किस तरीके से ट्री के फॉर्म में वो पैटर्न फाइंड करता है। उसकी हेल्प से वो हमें एक स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमारी जो बिगल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा होता है। उस तरीके से रिकर्शन काम करता है। तो जैसे कि हमने सीखा था कि रिकर्शन की इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती है, तो पहली जो चीज़ होती है रिकर्शन आने के लिए वो होती है बेस केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना आप रिकर्शन हो नहीं सकता। उसके बाद आता है रिकर्सिव कॉल। ये जो दो चीज़ें हैं ना, इसका कॉम्बिनेशन होता है हमारा रिकर्शन। और इसमें एक और चीज़ आती है जो कि ऑप्शनल है, वो है लॉजिक। अब ये लॉजिक जो है वो डिपेंड करता है कि भाई क्वेश्चन की क्या नीड है। क्वेश्चन नीड पे ये लॉजिक हमारा डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम लॉजिक लिखेंगे और उसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। तो हमने कि जैसे सीखा कि भाई बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकर्सिव कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के बेसिस पे हम रिकर्शन लिख रहे होते हैं, रिकर्शन का पैटर्न बनाते हैं। और एक और चीज, रिकर्शन क्या कर रहा होता है, रिकर्शन जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी, सपोज ये एक प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम को ब्रेक करना है सब प्रॉब्लम में। ठीक है, मतलब आपको इसके छोटे पोर्शन पे काम करना है। जैसे प्रॉब्लम आपकी इतनी बड़ी है तो आपका एक छोटा पोर्शन है, स्मॉल पोर्शन, आप इस पे काम करोगे और इसका आउटपुट लाने की कोशिश करोगे। अगर आपका ये रिकर्शन ने सॉल्व कर दिया, मतलब इसके बेसिस पे आपका रिकर्शन पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। क्या हुआ कि आपको एक सब प्रॉब्लम सॉल्व करना है और अपन ने अगर सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो इस सब प्रॉब्लम के बेसिस पे जो लास्ट का आपका आंसर होगा वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें रिकर्शन की अप्रोच और रिकर्शन पे काम करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बेस केस लिखेंगे, फिर रिकर्सिव कॉल लिखेंगे, फिर देखेंगे उसमें कुछ लॉजिक फिट हो रहा है क्या, लॉजिक हमें लिखना है क्या, और हम कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो हम वो प्रॉब्लम को ब्रेक करेंगे स्मॉलर सब प्रॉब्लम में। सब प्रॉब्लम के हम बेस केसेस लिखेंगे, रिकर्सिव कॉल लिखेंगे एक छोटी प्रॉब्लम को सोच के, और उस बेसिस पे वो रिकर्शन हमें बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके लाके दे रहा होगा। कभी भी आपके पास रिकर्शन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको स्मॉलर सब प्रॉब्लम लेना है उसको आपको सॉल्व कर लिया तो ऑटोमेटिकली रिकर्शन आपको जो मेन प्रॉब्लम है उसका आंसर आपको लाके दे रहा होता है। तो इस तरीके से हमारा रिकर्शन काम कर रहा होता है। चलते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो हम देखने वाले पैलिंड्रोम। पहला क्वेश्चन है आपके पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम क्या होता है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो जैसे मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूं, स्ट्रिंग हम पूरे स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं। जैसे मलयालम है। अब पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर सेम होगा। जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है और लास्ट कैरेक्टर है दोनों ही सेम होंगे। उसके बाद सेकंड लास्ट सेम होगा। ये ऐसे ऐसे सेम होते जाएंगे। तो अगर फर्स्ट और लास्ट और उसके सहारे हमको पूरे कैरेक्टर सेम मिल गए तो ये एक पैलिंड्रोम सेंटेंस या स्ट्रिंग है। ठीक है, इस तरीके से हमें बताना है। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी, आपको एक स्ट्रिंग मिल रही होगी जिसको आपको बताना है क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो आपको आउटपुट ट्रू फॉल्स में देना है। आपको आउटपुट या तो ट्रू देना है अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो, या तो फॉल्स देना है। इस पैलिंड्रोम नॉट पैलिंड्रोम। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसको समझते हैं कि अगर हम इसको इटरेटिव मेथड से करने जाते,
तो हम इसको करते, एक फॉर लूप लगाते जिसमें एक वाइल लूप ले लेते, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है, एक भाई यहाँ पॉइंट कर रहा है, एक यहाँ पॉइंट कर रहा है, एक को हमने स्टार्ट मान लिया, एक को एंड मान लिया, और दोनों कंपेयर कर रहे हैं क्या, एरे ऑफ स्टार्ट इक्वल इक्वल टू एरे ऑफ एंड है क्या। अगर ये जब तक एंड होता रहेगा हम स्टार्ट प्लस प्लस करते रहेंगे, एंड माइनस माइनस करते रहेंगे, तो क्या होगा, एक कंडीशन बनेगी जब आपका स्टार्ट यहाँ पे आ जाएगा वाई पे, एंड भी यहाँ पे आ जाएगा, और आपको पता चलेगा कि स्टार्ट और एंड दोनों पार हो गए, मतलब स्टार्ट यहाँ पे चले गया है, एंड इधर आ गया और स्टार्ट इधर चले गया, ठीक है, दोनों ने क्रॉस कर दिया एक को। तो जब क्रॉस करेगा, जब आपको रोक देना है, तो आप ऐसी कुछ कंडीशन डाल दोगे, अगर स्टार्ट एंड, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा मेरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, क्योंकि एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि कैरेक्टर मैच नहीं हुआ, हर बार मैच हो रहा है मेरा कैरेक्टर, तो आपको पता चल गया ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। तो इटरेटिव अप्रोच आपकी ये हो गई, आप वाइल लूप के सहारे इसको कर सकते हो। अब बात करते हैं रिकर्शन अप्रोच की। जब आप रिकर्शन अप्रोच पे आते हो, अगर आप रिकर्शन अप्रोच के बारे में सोचोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिकर्शन अप्रोच में ये है कि आपको ये जो मैंने आपको बताया स्टार्ट एंड एंड है, और ये हमारी स्ट्रिंग है, ये हो गई हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट अभी यहां पॉइंट कर रहा है, एंड हमारा यहां पॉइंट कर रहा है। अब देखो इसका बेस केस क्या होगा। बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट समझना। बेस केस क्या होता है, बेस केस जब भी आप सोच रहे हो तो सब प्रॉब्लम के बारे में सोचो। मलयालम की सब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सब प्रॉब्लम यहाँ पे स्ट्रिंग की ये हो सकती है कि यूजर ने कोई स्ट्रिंग दी, वो एक कैरेक्टर की है, सिंगल कैरेक्टर, मतलब ए दिया। अब ये जो ए है ये आपको डेफिनेटली पता है, ये तो पैलिंड्रोम है ही, तो आपको एक बेस केस मिल गया कि जब भी स्ट्रिंग की लेंथ 1 है तो हमको पता है स्टार्ट और एंड इंडेक्स, स्टार्ट और एंड इंडेक्स दोनों सेम को पॉइंट कर रहे हैं। तो जब भी स्टार्ट इक्वल टू एंड रहेगा, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ स्टार्ट इक्वल टू एंड रहेगा, तो हमें रिटर्न ट्रू कर देना है। ये हो गया हमारा बेस केस, ठीक है, मतलब दोनों सेम को पॉइंट कर रहा है तो हम ट्रू कर देंगे। ये हो गया हमारा बेस केस जो इंपॉर्टेंट था। अब जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था, यहाँ पे हमने क्या बोला था, एक इफ कंडीशन रहेगी जिसका काम होगा, जैसे इफ कंडीशन है, ठीक है, इसका क्या काम है, इफ ये चेक कर रहा है कि क्रॉस हो गए क्या, क्रॉस हो गए, तब भी अगर क्रॉस हो जाते हैं तो आपको तब भी पता है कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो ये तो यहीं से हैंडल हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पे y पे आ जाएंगे दोनों तो ये इक्वल होके ट्रू हो जाएगा, तो ये आपकी यहीं हैंडल है। अब लिखना है आपको रिकर्सिव मेथड, कि आप स्टार्ट को आगे कैसे बढ़ाओगे, एंड को वापस कैसे लाओगे, एक एक कम कैसे करोगे, एक एक ज़्यादा कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, जैसे पैलिंड्रोम नाम का आपका फंक्शन है, तो मैं लिख दूंगा पैलिंड्रोम, ये हो गया आपका str मतलब स्ट्रिंग, स्टार्ट +1 और एंड -1, ठीक है। इससे आपका स्टार्ट हर बार बढ़ता रहेगा और एंड हर बार घटता रहेगा। अब यहाँ पे एक और मेथड है कि ये कॉल कब करना है, तो भाई ये आपको कॉल करना है इफ स्टार्ट लेस देन एंड होता है। अगर स्टार्ट लेस देन एंड है, मतलब आपको पता है कि अभी स्टार्ट बिफोर है एंड के हमारे, और एंड और उनने दोनों को एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है, तो ये हमारी रिकर्सिव कंडीशन बन गई। इसके सहारे से आप कॉल कर सकते हो उसको, ओके। तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। अब यहाँ पर जो बात आती है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है जो आप मिस कर रहे हो। अब यहाँ पे मैंने ट्रू की कंडीशन तो बता दी कि भाई ये ट्रू वाला हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है। अब भैया ये तो बताओ कि अगर फॉल्स हुआ, अगर मैंने बोल दिया तरुण नाम की एक स्ट्रिंग है, तो पहला और पहला ही मैच नहीं हुआ, तो मैं कहाँ चेक कर रहा हूँ, कहाँ मैं ऐसा चेक कर रहा हूँ कि पहला और पहला मैच होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये जो कंडीशन जहाँ मैंने रिकर्सिव कॉल लिखा उसके ऊपर एक लॉजिक लगाऊंगा। लॉजिक क्या लगाऊंगा, लॉजिक मैं यहाँ लिख देता हूँ। लॉजिक कुछ इस तरीके से होगा, लॉजिक अपना ऐसा होगा कि str ऑफ स्टार्ट, मतलब str ऑफ स्टार्ट की जो वैल्यू नॉट इक्वल टू अगर str ऑफ एंड हो जाती है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा फॉल्स, क्योंकि मेरे को पता है फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर सेम नहीं है, तो वहीं मुझे पता चल गया कि मेरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं हो सकती।
तो ये मैं कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा सूडो कोड। सबसे पहले हमने बेस केस लिखा, फिर हमने लॉजिक लिखा, फिर हमने कॉलिंग करी रिकर्शन की। तो इस तरीके से मैंने ब्रेक किया प्रॉब्लम को। सब प्रॉब्लम को सबसे पहले मैंने एक सिंगल बेस केस के बारे में सोचा कि ओरिजिनली में बेस केस क्या हो सकता है। तो बेस केस ये हो सकता है कि यूजर भाई एक इनपुट दे और वो हमेशा ट्रू हो। तो ये हमारा बेस केस हो गया। उसके बाद हमने लिख दिया कि फॉल्स कब हो सकता है। तो ये फॉल्स की ये वाली कंडीशन हो गई हमारी कि ये ऐसा फॉल्स चल गया। उसके बाद रिकर्सिव कॉल करना था, तो हमने स्टार्ट +1 एंड -1 के अंदर रिकर्सन की बार बार इटरेशन के लिए बदलते रहे उसके। तो इस तरीके से हमने सूडो कोड रिकर्शन का लिख लिया। अब आ जाते हैं कोड पे। कोड भी बिल्कुल सेम ही होने वाला है। कोड करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। आ जाओ कोड करते हैं। तो हम कोड की बात करें तो सबसे पहले हमको एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा str, जिसमें हम लिख देंगे, ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग दे दी। अब मैं क्या बनाऊंगा, इस पैलिंड्रोम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें मैं पास कर दूंगा इस पैलिंड्रोम, ठीक है। ये हमने पास कर दिया और ये str पास कर दिया। अब यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं कि कौन से टाइप का होने वाला है। ये हमारा होने वाला है बूल टाइप का, ठीक है। बूल इस पैलिंड्रोम, ये हो गया इंट ऑफ स्टार्ट, ठीक है, इंट ऑफ एंड कॉमा स्ट्रिंग ऑफ str, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर अगर आपको बेस कंडीशन लिखना है तो सबसे पहले आप लिखोगे स्टार्ट इक्वल टू एंड हो जाता है, मतलब दोनों जो हमारे पॉइंटर्स है वो सेम इंडेक्स पे आ जाते हैं, मतलब दोनों ने कंपेयर कर लिया और वो सेम इंडेक्स पे आ गए, तो हम रिटर्न 2 कर देंगे। अब जो सेकंड वाली थी कि भाई हम कंपेयर करेंगे उसके अंदर की वैल्यू, अगर नॉट इक्वल टू हो जाती है तो भाई हम सीधे कर देंगे रिटर्न फॉल्स, बिकॉज वी नो दैट कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न इस पैलिंड्रोम स्टार्ट +1 एंड -1 str, ठीक है, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे हम सी आउट करके देख लेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है। स्ट्रिंग इस पैलिंड्रोम, ये बता देगा हमें कि इसका क्या आउटपुट आने वाला है। और हम यहाँ पे /n लगा देते हैं, तो देखते हैं इसको रन करके क्या आ रहा है। तो यस, ये आउटपुट हमें 1 दे रहा है। इसका मतलब हुआ स्ट्रिंग पैलिंड्रोम में अगर इसके अंदर आप s लिख दो या कुछ और लिख दो तो हमें 0 आना चाहिए। यस, इट इज़ गिविंग करेक्ट। तो हमें पता चल गया कि हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है भाई। अभी इसे y लगा देता हूँ मैं, तो अभी हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि m से m कंपेयर हुआ, फिर a से a, फिर y से y, फिर a से a, फिर y, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको, जैसे मैंने आपको सूडो कोड में बताया था वैसे ही मैं लिख देता हूँ। अगर स्टार्ट लेस एंड से, तब हम ये वाली कॉलिंग करने वाले हैं, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे ट्रू एज ऑलवेज, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रिंग हमसे मिस्टेक क्या हुई थी, हमने कंडीशन नहीं लिखी थी और ये लास्ट में ट्रू नहीं लगाया था। उसके बेसिस पे ये जब हमने y लिखा तो ये फॉल्स हो गया, जबकि ये भी पैलिंड्रोम एक स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। हमने क्या किया, हमने एक बेस केस लिखा। बेस केस में क्या लिखा हमने कि हमारे स्टार्ट पॉइंटर एंड पॉइंटर जब वो दोनों इक्वल हो जाए तो हमने पूरी स्ट्रिंग कंपेयर कर ली है। हमें पता है कि भाई ये बेस केस है तो हमें ट्रू लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये बाय वन कैरेक्टर्स को कंपेयर किया। अगर एक भी कैरेक्टर फॉल्स आता है तो हम कंपेयर करने पे इक्वल नहीं होता है तो हम फॉल्स रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, जब तक स्टार्ट लेस एंड से, मतलब जब तक स्ट्रिंग हाफ कंप्लीट नहीं हुई है दोनों एंड से, तब तक हम इसको +1 और एंड -1 चलाते रहेंगे और लास्ट में हमने रिटर्न ट्रू कर दिया, ठीक है। जब भी क्रॉस सेक्शन हो जाएगा,
क्रॉस कर जाएंगे स्टार्ट और एंड, तो उस समय हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ओके, तो आपको होप ये चीज़ समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है दो नंबर का। किस तरीके से? 3 × 5 क्या होता है? 15। ये 3 हो गया हमारा m, ये 5 हो गया हमारा n। तो हमें रिकर्शन में मल्टीप्लिकेशन करना है विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ ना करते हुए हमें आउटपुट ला के देना है 15, मतलब मल्टीप्लिकेशन करके देना है। ओके, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हो बट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर नहीं। तो हमें समझना होगा 3 × 5 15 होता है। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3 × 3 + 3 + 3 + 3, ये भी कितना होगा? 15। तो हमें एक बात समझ में आई, ये जो प्लस ऑपरेटर है ये हमें काम करके दे सकता है मल्टीप्लिकेशन का, अगर हम 5 टाइम्स 3 को प्लस करें। उसी तरीके से 3 × 8 कितना होता है? 24, मतलब 3 + 3 + 3 8 टाइम्स। अगर हम ये भी 8 टाइम्स करेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा, हमें आउटपुट में 24 मिल जाएगा। तो ये तो सही लग रहा है यार, हम प्लस ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं ये सॉल्व। बस हमें क्या करना है कि जैसे जो भी हमें बोला है कि m बोला है हमें कि भाई 3 है m, तो 3 को उतने बार प्लस कर दो जितना n है हमारे पास। n कितना है? 8। 3 था हमारे पास, तो 3 3 3 8 बार हो जाएगा और 24 हमें आउटपुट मिल जाएगा। ये तो हमें समझ में आ गया भैया। अब फॉर लूप से अगर करना होता तो मैं सीधे कर देता कि 3 को मैं हर बार प्लस 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 करते जाता, जितना भी n रहता उतने टाइम्स करते जाता मैं, तो ऐसा आउटपुट आ जाता। रिकर्शन में भी आपको सेम चीज़ करना है। रिकर्शन में भी सेम चीज़ आप करोगे। आप क्या करोगे? एक बेस केस लगाओगे। बेस केस में क्या होता है कि भाई बेस केस में आपको सोचना होता है कि जो आप n है, ये जो n है आपको कब तक चलाना है? जब तक कि 0 ना हो जाए। अगर ये 8 है तो 8 7 6 5 4 मतलब 8 टाइम्स चलाना है, तो 0 तक आप चला सकते हो। तो ये बेस केस हो गया। तो अब हम समझते हैं इसका बेस केस हम किस तरीके से सोच पाएंगे। अब बेस केस सोचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना। अब यहाँ पे सब प्रॉब्लम आपकी क्या है और प्रॉब्लम क्या है, दोनों ही आपको समझना होगा कि आपको क्या करना है। आपको हमें आउटपुट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करना है 3 × 5 का, जो कि होता है 15, और ये हो जाएगा हमारा m, ये हो जाएगा हमारा n। तो हमें m को n टाइम्स प्लस करना है, हमको m को n टाइम्स प्लस करना है। ठीक है, मतलब m प्लस m कितने टाइम्स? n टाइम्स। ओके, ये आपको समझ में आया होगा इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। m हमारा 3 है, n हमारा 5 है। तो हम जब 3 को 5 बार प्लस करेंगे तो हमें 15 आउटपुट मिल रहा होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे बेस केस डाल सकते हैं। बेस केस क्या हो जाएगा? रिटर्न 0। अब ये n = 0 मुझे कहाँ से सूझा? ये मुझे ऐसे सूझा, मैं क्या करना चाहता हूँ ये क्वेश्चन में, मैं करना चाहता हूँ अगर n मेरे पास 5 है तो मुझे पता है कि मुझे 5 टाइम्स m को प्लस करना है। तो ये मुझे इटरेट करना है 5 टाइम्स, ये मुझे पता है। अब मैं क्या करूँगा? हर बार इटरेट करने पे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, हम n-1 करते जाएंगे, n-1 करते जाएंगे, तो आखिरी में n = 0 होगा। वो बेस केस है, अगर आपने वहाँ पे नहीं रुका तो वो इन्फिनाइट टाइम चले जाएगा। तो हमने ये बेस केस लिख दिया है उसको रोकने के लिए कि भाई n = 0 हो जाता है जब हम रोक देंगे उसको। ठीक है, तो ये हमारा बेस केस हो गया। उसके बाद हम क्या चलाएंगे यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या पास करेंगे? हम तो एक m पास कर देंगे और n-1। यहाँ पे m हमारा 3 है और n 5 है। ठीक है, इस तरीके से हम पास कर देंगे और यहाँ पे आप ANS में स्टोर कर लोगे इसका आंसर, जो भी आंसर आ रहा होगा। अब रिकर्शन की खासियत क्या होती है? आप ये लिख दो, आप बस उसको बता दो करना क्या है। आपको इसके अंदर आउटपुट मिल जा रहा होगा, ये आपको नहीं सोचना है कि ANS के अंदर आउटपुट कैसे आ रहा है। अगर आपने ये मेथड लिख दी तो आप रिकर्शन को छोड़ दो कि भाई रिकर्शन मुझे आंसर ला के दो, और रिकर्शन आपको आंसर ला के दे रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया
ans प्लस इक्वल टू m, कि हर बार आंसर में m प्लस करते जाओ, आंसर में m प्लस करते जाओ, और उसके बाद यहाँ पे आप लास्ट में रिटर्न कर जाओगे ans। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हमने बेस केस लिख दिया सबसे पहले, ये हमारा हो गया बेस केस, ये हो गया हमारा लॉजिक, और ये हो गया हमारा पोस्ट लॉजिक, कि हमें हर बार 3 कितने टाइम प्लस करना है। तो भाई मैंने बोला कि 3 5 टाइम्स प्लस करना है, तो ये हर बार 3 m में 3 रहेगा, हर बार 3 प्लस होते जाएगा आंसर में, हर बार 3 आंसर में प्लस होते जाएगा इस तरीके से, और हर बार हम आंसर रिटर्न करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा होगा। अगर मैं आपको इसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में समझाऊँ, ठीक है, अगर मैं आपको ये जो लिखा है इसको समझाऊँ, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले भाई इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, 3 रहेगा आपके पास, 3m हो जाएगा। सबसे पहले कॉल करेगा, ठीक है, m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 5 है। इसने पहली कॉलिंग करी, फर्स्ट कॉल, ठीक है, उस समय सेम था। उसके बाद ये क्या हुआ, m की वैल्यू 3 हुई, इसकी वैल्यू 4 हुई, 3 3 3 2 3 1 3 0। अब जब n की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पे, तो यहाँ बेस केस टच हो गया। बेस केस जब टच हुआ तो बेस केस ने बोला भाई रिटर्न कर जाओ। जब ये रिटर्न किया तो आंसर में उस समय 0 आया। जब ये रिटर्न किया तो आंसर में उस समय 0 आया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, आंसर में m प्लस किया, तो आंसर में यहाँ पे कितना आया, 3 आया। ठीक है, आंसर में 3 आया। फिर हमने और m प्लस किया तो आंसर में 6 आया। फिर हमने और m प्लस किया, आंसर में 9 आया। फिर हमने और m प्लस किया, आंसर में 12 आया। फिर हमने लास्ट में m प्लस किया, आंसर में 15 आया, और ये 15 पे एंड हो गया। कॉल स्टैक हमारी ख़त्म हो गई और हमें आंसर के अंदर 15 मिला और हमने रिटर्न कर दिया आंसर। तो हमें इस तरीके से ये कॉलिंग चल रही है और इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा होगा। होल आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आपको ये समझ में आया होगा मैंने n-1 क्यों किया है, मैं n-1 से क्या लॉजिक बना रहा हूँ, और लास्ट में मैंने आंसर में क्यों प्लस किया है m को। आंसर में इसलिए प्लस किया, आंसर हमारा फर्स्ट टाइम 0 होगा, तो मैं हर बार 3 को प्लस करते जाऊँगा, 3 को प्लस करते जाऊँगा, 3 को प्लस करते जाऊँगा। उससे क्या होगा, जितने बार वो, हमें पता है रिकर्शन जितना भी n है उतने टाइम्स चलने वाला है, तो हमें उतने ही टाइम तो 3 भी प्लस करना है। तो हमने ये लाइन इसलिए लिखी है कि हर बार हमारा प्लस होते रहे और हमें लास्ट में सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते 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 हमें लास्ट में हमारा परफेक्ट जो हमारा क्वेश्चन का आउटपुट है वो मिले। तो चलते हैं कोड वाइज इसको देख लेते हैं किस तरीके से हम कर पा रहे होंगे। जब हमने फंक्शन लिख दिया इंट मल्टीप्लाई, इसमें हम वेरिएबल ले लेते हैं m n। ठीक है, हम बेस केस लिख देते हैं इफ़ n इक्वल टू 0, तो क्या होगा, रिटर्न कर जाएंगे हम 0। ठीक है, हमने रिटर्न कर दिया 0। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कॉल कर देंगे, रिकर्शन कॉलिंग कर देंगे m n-1, हर बार n को माइनस करते जाएंगे और इसका जो आंसर है हम स्टोर कर लेंगे ans में। ans एक वेरिएबल क्रिएट कर दो जिसको हम 0 से इनिशलाइज कर देंगे। ओके, फिर ans प्लस इक्वल टू m कर दो और रिटर्न ans कर दो। तो ये हमें आउटपुट देना चाहिए 15। तो यस, आउटपुट हमारा आ रहा है 15। जैसे कि हमने किया, हमने बेस केस लिख दिया, एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम आंसर स्टोर कर रहे हैं और बस हमने रिकर्शन कॉल करते गए और रिकर्शन के भरोसे हम बैठ गए कि भाई रिकर्शन हमें आउटपुट ला के दे रहा होगा। तो है डेफिनेटली, और यहाँ पे हमने लॉजिक लिख दिया कि हर बार ans में भाई 3 प्लस कर दो, m की जो भी वैल्यू है वो प्लस कर दो, उतने टाइम्स प्लस कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। अगर आप ड्राई रन करोगे तो और अच्छे से समझ में आया, जैसे मैंने आपको बताया था ड्राई रन करके कि कैसे n-1 की वैल्यू चेंज हो रही है, फिर n-1 की वैल्यू और चेंज हो रही है, कैसे 0 तक वो जा रही है और फिर रिवर्स बैक होके हमारा आंसर प्लस हो रहा है। वो चीज़ें आपको देखना है और डिटेल में। जैसे जैसे आप ड्राई रन करते जाओगे आपको और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें बोला है काउंट जीरोस। हमें जीरोस को काउंट करके बताना है कि एक नंबर के अंदर कितने जीरोस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारा क्या काउंट है जीरो का, यहाँ पे हमारा काउंट है जीरो का 2। वैसे ही अगर आप 1000 की बात करो तो यहाँ पे काउंट है 3। वैसे ही 10 की बात करो यहाँ पे काउंट है 2। तो आपको काउंट प्रिंट करके देना है, काउंट प्रिंट करके देना है कि एक नंबर के अंदर
कितने ज़ीरोस अवेलेबल है, कितने काउंट ऑफ ज़ीरोस अवेलेबल है, ये हमें रिकर्शन के थ्रू करना है। तो ये क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले हमें इसके बारे में सोचना होगा कि हम ये प्रॉब्लम को ब्रेक कैसे करेंगे। तो हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, अगर आपके पास ये है, ठीक है, तो आप इसको ब्रेक कर दो 0 1 0 2 5, फिर इसको ब्रेक कर दो 1 0 1 2 5, फिर इसको ब्रेक कर दो 1 0 1 2, फिर इसको ब्रेक कर दो 1 0 1, इस तरीके से 1 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कितने बार ज़ीरोज़ आ रहा है मेरा ट्री के स्ट्रक्चर में, मेरे ट्री स्ट्रक्चर में ऑफ रिकर्शन के कितने बार ज़ीरोज़ आ रहा है, एक आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में आएगा हमारा 0, यहाँ पे कहीं 0 आने वाला है, तो ये 2, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको काउंट मिलने वाला है 2। तो जब भी आपको 0 मिले आप हर बार ब्रेक करते जाओ, ये वेरिएबल को, जो हमारा नंबर है उसको ब्रेक करते जाओ, जब भी आपको 0 मिले आप काउंट प्लस बस करते जाओ। इस तरीके से कुछ इस तरीके से रिकर्शन से बन सकता है हमारा। तो यहाँ पे बेस केस के बारे में सोचते हैं, बेस केस क्या हो जाएगा। तो हमने बेस केस यहाँ पे क्या मेंशन किया, हमने बेस केस मेंशन किया कि अगर n की वैल्यू ऐसी कुछ होती है तो हम क्या करेंगे, n mod 10 करेंगे एंड डिवाइड बाय 10 करेंगे। इससे क्या आपको लास्ट वैल्यू मिल जाएगी, इससे क्या आपको बची हुई वैल्यू मिल जाएगी। तो ये चीज़ का हमने प्रयोग पहले भी कर चुके हैं। ये चीज़ का हमने प्रयोग कहाँ किया है, ये दोनों का लॉजिक हमने लगाया था काउंट निकालने में डिजिट्स का। अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी है तो लास्ट लेक्चर में देखो, काउंट ऑफ डिजिट्स हमने कैसे निकाला है। काउंट ऑफ डिजिट्स हमने इसी तरीके से निकाला है और वही सेम तरीका हम यूज़ करने वाले हैं ये क्वेश्चन के अंदर भी। तो ये हमारा बेस केस हो गया, ये हमने बेस केस लिख दिया कि भाई n इक्वल टू जब 0 हो जाता है, मतलब n को हमने इतना डिवाइड किया, इतना डिवाइड किया कि ये बचा, फिर 1 बचा, फिर 1 के बाद कुछ नहीं बचा, तो n 0 हो जाएगा। तो ये बेस केस हो गया हमारा। जब हमारा n 0 हो गया तो हमें रोकना पड़ेगा वो इटरेशन को, वो फ्लो को, तो हम बेस केस का यूज़ करते हैं। तो बेस केस हमारा ये हो गया। उसके बाद हम कॉलिंग देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम कॉलिंग करेंगे, काउंट ज़ीरोस कर देते हैं इसको, और हम यहाँ पे क्या कॉल करेंगे, n डिवाइड बाय 10। हर बार हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक वो 0 ना हो जाए। उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे लास्ट में, n mod 10 इक्वल टू 0, मतलब जब लास्ट की वैल्यू अगर 0 होती है तो हम c+1 रिटर्न कर देंगे, रिटर्न c+1, और यहाँ पे लास्ट में रिटर्न c, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा एक सूडो कोड तैयार। एक और बार समझ लेते हैं भाई, हमने यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने रिकर्शन कॉलिंग करी है। हर बार n की वैल्यू एक एक कम होते जा रही है, ठीक है। कब तक कम हो रही है, जब तक n 0 ना हो जाए। जब 0 होगा तो ये रिटर्न करेगा। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि जो n की वैल्यूज हमने मॉड करके हर बार निकाली है, क्या उसमें 0 प्रेजेंट था क्या। 0 जब भी मिलता है तो हम +1 करके, जो हमारा आंसर अभी तक आया हुआ होता है, हमको पता चल गया 1 और 0 मिल गया, तो हम +1 करके उसमें ऐड कर लेते हैं, और आखिरी में हम हमारे आंसर को रिटर्न कर देंगे। दैट सिंपल इट इज़, इट इज़ दैट सिंपल। आपको इस तरीके से करोगे, इस तरीके से सोचोगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। पहले बेस केस सोचो, पहले रिकर्शन कॉलिंग सोचो, और बेस केस दोनों चीज़ आपने सोच ली, फिर आप लॉजिक सोचो और बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम पे सोचो कि पहला 0 अगर मेरे पास आता है तो मैं क्या करूंगा, क्या कोड लिखूंगा, क्या लॉजिक लिखूंगा। अगर उतना आपने सोच लिया तो बाकी काम आपका रिकर्शन खुद ही कर देगा। आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं है, मुझे सोचना भी नहीं है। फिर रिकर्शन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो रिकर्शन हमारा कर देगा सॉल्व। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। अब इसको कोड वाइज भी देख लेते हैं, कोड वाइज इसको कैसे बना सकते हैं। आ जाओ कोड वाइज देखते हैं। तो जैसे कि हमने n में वेरिएबल दे दिया है 5010, इसके हिसाब से जीरोस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे हम कोड लिख देते हैं, अगर n इक्वल टू 0 है तो भाई रिटर्न कर जाओ 0, और फिर यहाँ पे हम ans एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हमारा आंसर स्टोर हो रहा होगा, और यहाँ पे हम रिकर्शन कॉल कर देंगे और रिकर्शन को बोलेंगे भाई आंसर ला के दे हमें, ठीक है। तो ये रिकर्शन हमें आंसर ला के दे रहा होगा। यहाँ हम कंपेयर कर लेंगे n mod 10 इक्वल टू 0। अगर ये मिल जाता है तो हम रिटर्न आंसर +1 कर देंगे और यहाँ पे रिटर्न आंसर कर देंगे।
तो इसके थ्रू हमारा आंसर आ जाना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? 2। तो यस, काउंट जीरोज हमारे पास 2 आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। एक और बार इसको समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा बेस केस, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें रोकना कब है फ्लो रिकर्शन का। उसके बाद हमने एक कॉलिंग कर दी रिकर्शन को, बोला कि हमारे लिए आंसर ला के दे। हमने तुझे एक सब प्रॉब्लम दी है तो उसका पूरा आंसर ला के दे, हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हमने एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए सोचा कि अगर एक बार जीरो अगर प्रेजेंट होता है तो हम क्या करेंगे? आंसर +1 कर देंगे भाई। जब भी हमें जीरो मिल रहा है आंसर +1 कर देंगे और लास्ट में आंसर रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम, ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, जो भी डाउट है मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।